चलिए देखिएगा, हमने क्या बताया था, अणुसंख्य गुणधर्म। क्या बताया था? अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म निम्न प्रकार के होते हैं, मतलब कि कई प्रकार के होते हैं। उसमें पहला टॉपिक था पराशर, दूसरा टॉपिक था वाष्पदाब में अपेक्षित नमक, और तीसरा था क्वथनांक उन्नयन, चौथा था क्या, हिमांक में अवनमन। अब देखिएगा, इसमें हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था पराशरण। ये पराशरण होता था क्या? तो हमने पराशरण को समझाने से पहले क्या समझाया था आपको, झिल्ली। क्या समझाया था? झिल्ली क्या होता है। उसके बाद हमने क्या समझा, पराशरण समझाया। उसके बाद हमने क्या समझा, पराशरण दाब समझाया। और पराशरण दाब का एक छोटा भाई था, उससे विसरण को समझाया था। क्या बताया था? विसरण। तब उसके बाद हमने क्या बताया, पराशरण दाब बता दिया था। ये इतना क्लियर हो गया। अब देखिएगा, पराशरण दाब तो समझ में आ गया था। एक और टॉपिक था व्युत्क्रम। देखिएगा, व्युत्क्रम पराशरण क्या होता है। व्युत्क्रम पराशरण। देखिएगा, व्युत्क्रम पराशरण क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, हमने बताया था पराशरण दाब क्या होता था। देखिएगा, पराशरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे पराशरण दाब कहते हैं। इधर तो आपको समझ में आ गया था। अब देखिएगा, व्युत्क्रम पराशरण क्या होता है। कभी कभी आपको पता नहीं रहता है, कभी कभी आपको पता नहीं रहता है कितना दाब लगाना है। कभी कभी क्या करते हैं, दाब आपको पता नहीं रहता कितना लगाना है। जब क्या करेंगे, अधिक दाब लगाएंगे तो वो बेकार हो जाता है। तो समझिएगा, जब अधिक दाब लगाते हैं ना, तो जो आपका विलयन था पराशर कम सांद्रता की और अधिक सांद्रता की ओर जा रहा था। जब अधिक लगा देंगे तो वही विलयन क्या हो जाएगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता। व्युत्क्रम मतलब रिवर्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। रिवर्स मतलब पिछले से जाएगा। समझ में आ, देखिएगा चित्र के माध्यम से समझिए। देखिएगा, हमने पराशर में क्या बताया था, हमने एक पात्र लिया था और यहाँ पे किसकी झिल्ली लगाई थी, अर्ध पारगम झिल्ली की। किसका? अर्ध पारगम, अर्ध पारगम झिल्ली लगाई थी। और पराशरण में हमने क्या बताया था, कम सांद्रता, और ये क्या था, अधिक सांद्रता। कोनो दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, इसमें हमने क्या लगाया था, पिस्टन लगाया था दाब लगाने के लिए। अब देखिएगा, पराशरण में पहले समझिए, पराशरण का इस पर जो दाब लगाया जाता है पराशरण की क्रिया को रोकने के लिए, उसी को पराशरण दाब कहते हैं। अब क्या बाई चांस कितना दाब लगाना आपको पता नहीं, ये क्या होगा, अधिक दाब लगा देंगे। सपोज आपने क्या किया, अधिक दाब लगा दिया। जब अधिक दाब लगा देंगे तो ये जो अर्धपारगम झिल्ली है, तो विलयन जो कम सांद्रता की ओर से जा रहा था, अब कैसा जाएगा, अधिक सांद्रता की ओर से, अधिक से कम की ओर जाने लगेगा। किधर जाने लगेगा, अधिक से कम की ओर जाने लगेगा। इसी को क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न पराशरण। अब समझिएगा एक डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। देखिए, व्युत्पन्न पराशरण होता है, देखिए, जब किसी विलयन में अधिक दाब लगाया जाता है, जब किसी विलयन में अधिक दाब लगाया जाता है तो क्या करते हैं, विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करने लगता है। इसी को क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न पराशरण। समझिएगा, चलिए हम लिख देते हैं। व्युत्पन्न पराशरण को देखिएगा। चलिए देखिएगा कैसे लिखते हैं। जब किसी विलयन में अधिक दाब लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, अधिक मतलब ज्यादा, अधिक दाब लगाया जाता है। जब किसी विलयन में अधिक दाब लगाया जाता है तो जो विलायक के कण होते हैं, जो विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, ये मत भूलिएगा, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करने लगता। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करने लगता है, उसे क्या कहेंगे, व्युत्क्रम पराशरण कहते हैं। अब देखिएगा इसका यूज कहाँ पर है।
देखिएगा व्युत्पन्न परासरण फिर से समझिएगा क्या होता है। जब किसी विलयन में अधिक दाब लगाया जाता है तो फिर जो विलायक के कण होते हैं अर्धपारगम झिल्ली द्वारा कहाँ से अधिक सांद्रता से कहाँ चले जाएंगे, कम सांद्रता की ओर। कहाँ चले जाएंगे, कम सांद्रता की ओर गति करने लगते हैं विलायक। तो उसी को क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न परासरण। अब देखिएगा इसका यूज क्या है। जैसे एग्जाम्पल में कहा जाता है जल की कठोरता दूर करने में। किसको, जल की कठोरता, मतलब जल को शुद्ध करने के लिए ये इसका उपयोग करते हैं व्युत्पन्न परासरण को। समझ में आया। एग्जाम्पल में लीजिए जल की कठोरता दूर करने के लिए। जैसे लिखिएगा, जैसे जल की कठोरता दूर करने के लिए, जल की कठोरता को दूर करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ये रहा आपका खत्म हुआ टॉपिक। अब समझिएगा। अब देखिएगा, हमने परासरण दाब पढ़ लिए। अब कुछ वैज्ञानिक आएंगे। क्या आएंगे, वैज्ञानिक। परासरण दाब से मापने से संबंधित कुछ नियम देंगे। क्या देंगे, परासरण दाब जो मापा जाता है उससे संबंधित कई वैज्ञानिक है, अपने ने नियम दिए। अब देखिएगा कुल वैज्ञानिक 6 थे। कितने थे, 6 थे। 6 वैज्ञानिक थे। अब देखिएगा 6 वैज्ञानिक में आपको एक ही लोग का नियम पढ़ना पड़ता है जो आपके बुक में दिया है, एनसीईआरटी बुक में दिया है, बर्कले हार्डले विधि दिया है। लेकिन नाम जानते रहिएगा कितने, 6 थे और 6 का नाम लिखिएगा। लेकिन पढ़ेंगे केवल एक। समझ में आपके बुक में दिया गया। अब इसको परासरण दाब से लिख देते हैं। अगली हेडिंग क्या आएगा, अगली हेडिंग क्या आएगा, परासरण दाब मापने संबंधित कुछ नियम। अब देखिएगा कितने वैज्ञानिक ने दिया था, कुल मिला के 6 वैज्ञानिक दिए थे। पहला देखिएगा 6 वैज्ञानिक, 6 का नाम ले लीजिएगा। पहला लिखे फेफर विधि। क्या लिखेंगे, पहला वैज्ञानिक कौन थे, फेफर विधि। कौन थे, फेफर विधि। और दूसरा कौन थे, डी ब्रिज विधि। कौन थे, डी ब्रिज विधि। पहला कौन सा था, फेफर विधि थे। दूसरा कौन था, डी ब्रिज विधि था। और तीसरा समझिएगा, डी ब्रिज विधि, सॉरी, डी ब्रिज विधि। ये रहा, 2 नियम हो गए। और तीसरा देखिएगा कौन सा था, तीसरा देखिएगा मोर्स। तीसरा कौन था, मोर्स एवं फेफर विधि। मोर्स एवं फेफर विधि। देखिएगा पहला समझिएगा फेफर विधि थे। दूसरा कौन सा था, डी ब्रिज विधि था। तीसरा कौन सा था, मोर्स फेफर विधि। ये हो गया। चौथा समझिएगा कौन सा, जीव द्रव्य संरचना। जीव द्रव्य संरचना, पांचवा और छठा। देखिएगा पहला कौन सा था, समझिएगा फेफर विधि, नाम जानते रहिएगा इनका नियम। दूसरा कौन था, डी ब्रिज विधि। या तो क्वेश्चन भी दे सकता है, परासरण दाब संबंधित किन किन वैज्ञानिकों ने अपना नियम दिया। ऑप्शन में बना सकता था। अब 6 का नाम पता रहेगा तो आप क्या करिएगा, आसानी से टिक करिएगा। फेफर विधि, डी ब्रिज विधि, मोर्स एवं फेफर विधि। चौथा कौन था, जीव द्रव्य संरचना। और पांचवा था टाउनसेंड संरंध्र। ये रहा टाउनसेंड संरंध्र डिस्क विधि। लिखिएगा डिस्क विधि। देखिएगा। और छठा कौन सा जो आपको पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बर्कले हार्डले विधि। ये रहा 6 वैज्ञानिक। समझिएगा 6 वैज्ञानिक का हमने नाम लिख दिया। क्या लिख दिया, नाम लिख दिया। पहला था फेफर विधि, याद कर रहिएगा। दूसरा कौन था, डी ब्रिज विधि। तीसरा कौन था, मोर्स एवं फेफर विधि। चौथा कौन सा, जीव द्रव्य संरचना था। और पांचवा कौन सा था, टाउनसेंड संरंध्र विधि। और
छठा कौन था, बर्कले हार्डले विधि, जो कि ये आपको पढ़ना है, यही आपको। और बाकी सब नियम तो पता नहीं, लेकिन बुक में एक ही दिया है, यही बताएंगे। बर्कले हार्डले विधि कौन सा होता है, समझ में आया। ये इन सब वैज्ञानिक थे और इन्होंने किस किस उपलब्ध में सिद्धांत दिया, पराशरण दाब मापने से संबंधित कुछ इन्होंने सिद्धांत दिया। अब चलिएगा हम कौन सा देखेंगे, बर्कले हार्डले विधि, और बाकी नाम याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं बर्कले हार्डले विधि क्या होता है। संरचना के माध्यम से समझेंगे बर्कले हार्डले विधि होता है। चलिए देखिएगा, बर्कले बर्कले हार्डले हार्डले बर्कले हार्डले विधि, हेडिंग डालिएगा बर्कले हार्डले विधि, हेडिंग डालिएगा बर्कले और हार्डले विधि। देखिएगा इनमें क्या था, समझिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा, क्योंकि इसका थ्योरी हम लिखवाएंगे नहीं, चित्र के माध्यम से समझाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा, खुद से लिखना पड़ेगा। देखिएगा क्या करिएगा, एक आयताकार बर्तन लीजिएगा, क्या लीजिएगा, पहले आयताकार बर्तन लीजिएगा, ठीक है। चलिए हमें ले लिया, चलिए और क्या करना है, एक आयताकार बर्तन ले लिया आपने, ये कौन सा आयताकार बर्तन, आयताकार बर्तन। चलिए और दूसरा क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा लगाएंगे पिस्टन और दाब मापी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पिस्टन और दाब मापी लगाएंगे। चलिए ऐसे संरचना बनाइएगा, नल की टोटी देखें बस उसी की तरह बनाइएगा, या पंप देखें पंप लगाइएगा। चलिए देखिएगा, इसे कहते हैं पिस्टन, क्या कहते हैं, पिस्टन, और इसे क्या कहते हैं, दाब मापी, क्या कहेंगे, दाब मापी होगी। चलिए इतना समझ में। अब देखिएगा एक और पात्र छिद्रित जल का लगाएंगे, चलिए देखिएगा, चलिए हो गया। देखिए अब देखिए क्या करिए, इसे क्रॉस क्रॉस कर दीजिए ताकि दूसरा, ये छिद्रित है, हो गया। चलिए देखिएगा, अब देखिएगा इसमें क्या लिखेंगे, विलयन, क्या लिखेंगे, विलयन, पूरा विलयन है। जिस विलयन का आप पराशरण दाब नापेंगे उस विलयन आपको इस पात्र में लेना है, आयताकार बर्तन में। देखिएगा वो विलयन हमने ले लिया, देखिएगा हम यहाँ लिख दे रहे हैं विलयन, जिसका आपको पराशरण दाब नापना है, विलयन। चलिए हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे एक कंडेंसेशन लगा दीजिएगा, यहाँ क्या डालिएगा, शुद्ध शुद्ध विलायक, विलायक क्या डालेंगे, शुद्ध विलायक। हो गया। अब देखिएगा, अब ये देखिए स्टील की छिद्रित जल का है, इस वाले जो बीच में लगा है, क्या है, स्टील की छिद्रित छिद्रित जालक, क्या है, जालक है। अब देखिएगा एक चीज हमने बताया था, अर्धपारगम झिल्ली में क्या बताया था, देखिएगा अब देखिएगा इसमें अर्धपारगम झिल्ली में क्या भरा जाएगा, सॉरी ये छिद्रित जालिका में अर्धपारगम झिल्ली भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, अर्धपारगम, क्या भरा जाएगा, अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली। अब देखिएगा अर्धपारगम झिल्ली वाला कौन सा है, इसमें किसकी भरी होती है,
कॉपर फेरोसाइनाइड की किसकी वैल्यू होती है? कॉपर फेरोसाइनाइड की। देखिएगा ये उसका सूत्र है, देखिएगा कॉपर फेरोसाइनाइड। और कुछ बचा? अब देखिएगा यहाँ शुद्ध विलायक, इसमें क्या है? विलायक देखिए विलयन है। चलिए देखिएगा चलिए देखिएगा बर्कले हार्टले ने किया क्या था? बर्कले हार्टले ने किया क्या था? बर्कले हार्टले ने सबसे पहले क्या लिया था? आयताकार एक बर्तन लिया था। क्या लिया था? आयताकार बर्तन लिया था। क्या लिया था? एक आयताकार बर्तन लिया था जिसके ऊपर क्या लगा था? पिस्टन और दाब मापी लगा था। जिसके ऊपर क्या लगा था? पिस्टन और दाब मापी लगा था। क्या लगा था? पिस्टन और दाब मापी लगा था। बर्कले हार्टले ने किया क्या था? थ्योरी भी ऐसे ही लिखना है। एक आयताकार बर्तन लिया था, उसमें क्या किया था? एक पिस्टन और दाब मापी लगा था। ठीक है। अब देखिएगा इस आयताकार बर्तन के ठीक बीचों बीच क्या करिएगा? इस आयताकार बर्तन के ठीक बीचों बीच क्या करिएगा? इस आयताकार बर्तन के ठीक बीचों बीच हमने क्या लिया? स्टील की छिद्रित जालिका लिया था। क्या लिया था? स्टील की छिद्रित जालिका लिया था। क्या लिया था? जालिका लिया। जैसे नल देखिए, नल का पाइप जो होता है बीच बीच में से छेद रहता है, जब छेद करके वहां से पानी निकलने लगता है, बस वैसे ही छिद्रित किसका रहेगा? स्टील का रहेगा, छिद्रित जालिका रहेगा, जिसके अंदर उस छिद्रित जालिका के अंदर किसका? कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली भरी होती है। जैसे छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे, यही होता है कॉपर फेरोसाइनाइड। हमने पढ़ाया था अर्धपारगम झिल्ली में एक प्राकृतिक होता था और एक कृत्रिम होता था। जो कृत्रिम होता था तो हमने कॉपर फेरोसाइनाइड ऐसे ही लिखा था, वो उसका फार्मूला है। ये अर्धपारगम झिल्ली कृत्रिम विधि वाला। तो इसमें क्या हमने छिद्रित जालिका में क्या भरा था? कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली भर दिया। ठीक है। अब देखिएगा, अब इस छिद्रित जालिका के बगल में एक ट्यूब लगाएंगे जिसमें से क्या? पानी विलायक प्रवेश करना है, यानी शुद्ध पानी करना है। हो गया इतना प्रोसेस समझ में। अब देखिएगा लिखना कैसे है। बर्कले हार्टले ने सबसे पहले क्या लिया था? एक आयताकार पात्र लिया था और जिसके ऊपर क्या लगा था? दाब मापी और पिस्टन लगा था। और देखिएगा इस आयताकार के ठीक बीचों बीच, ये बीच में रहेगा, इस आयताकार के ठीक बीचों बीच स्टील की छिद्रित जालिका लगी होगी। क्या लगेगी? स्टील की छिद्रित जालिका लगी, जिसके अंदर कॉपर फेरोसाइनाइड लिखिएगा, लिख दीजिए कॉपर फेरोसाइनाइड कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली भरी होती है। कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली भरी होती है। और देखिएगा इस छिद्रित जालिका में एक तरफ से क्या डालेंगे? शुद्ध विलायक डालेंगे। अब देखिएगा समझिएगा, यहीं से समझना होता है। शुद्ध विलायक डालेंगे और शुद्ध विलायक क्या करेंगे? इस छिद्रित जालिका में डालेंगे और विलयन आपका इस पात्र में है। और देखिएगा कुछ छिद्रित जालिका, जब इसमें पानी डालेंगे तो इसमें से पानी निकलेगा। जब इसमें पानी डालेंगे तो पानी निकलेगा, ये कहाँ चले जाएगा? विलयन में आने लगेगा। कहाँ आने लगेगा? विलयन में आने लगेगा। और जब ये विलयन में आने लगेगा तो आपने पराशरण में क्या पढ़ा था? ये कम सांद्रता की ओर से अधिक सांद्रता की ओर आ रहा है। ये देखिए, मान लीजिए ये अधिक है, सपोज दैट ये अधिक है और ये कम है। समझिएगा, ये कम है, ये पानी वाला कम है, ये अधिक है, ये इसमें आने लगा तो समझ जाइएगा पराशरण की क्रिया शुरू हो गई। शुरू हो गई ना, पराशरण हमने बताया था क्या हुआ था? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता। जब ये पानी इसमें से इधर आने लगे, इधर से इधर जाने लगे और इधर आने लगे, आने लगे तो समझ जाइएगा पराशरण की क्रिया शुरू हो गई। हमने बताया। अब देखिएगा पराशरण दाब हमने क्या बताया? पराशरण क्रिया शुरू हो गई तो दाब लगाना पड़ेगा नापने के लिए। तो ये दाब मापी की सहायता से क्या लगाएंगे? इस पर दाब लगाएंगे। जब इस पर दाब लगाएंगे तो पराशरण की क्रिया रुक जाएगी। रुकने के बाद यहाँ से क्या करिएगा? एक ट्यूब लीजिएगा, ऐसे बनाइएगा। अब इसमें से ये पानी कहाँ तक? इस पानी को यहाँ तक लेके आइएगा। अब इसी से क्या करेंगे? पराशरण को नापेंगे। क्या नापेंगे? यहाँ से देखिएगा पराशरण, यहाँ पे लिख दीजिएगा पराशरण दाब मापते हैं। क्या नापते हैं? पराशरण दाब मापते हैं। यही पे क्या होते हैं? कुछ मीटर उटर होता है, यही पे डालेंगे और पता कर लेंगे कि इसका कितना पराशरण दाब है। एक बार फिर से समझिएगा, ये देखिएगा जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर के ऊपर नीचे, मतलब 5 नंबर से कम नहीं पूछा जाएगा।
ये सिंपल तरीका। अब देखिएगा एक बार फिर से रिवाइज करिएगा और थ्योरी लिखने का कोनो वैज्ञानिक वो नहीं कहते, पहले किताब लिखे और देखिए समझिएगा। बर्कले हार्डे विधि ने क्या किया था, एक आयताकार पात्र लिया था, समझ में आया, एक आयताकार पात्र लिया था। अब देखिएगा एक आयताकार पात्र में क्या गया, जिसके ऊपर क्या लगा था, दानमापी और पिस्टन लगा था। अब पिस्टन में देखिएगा, अब पिस्टन लगा था। अब देखिए आयताकार के ठीक बीचों बीच क्या लगा था, स्टील की छिद्रित जालिका लगी थी। क्या लगा था, स्टील की छिद्रित जालिका लगा था, जिसके अंदर क्या भरे थे, कॉपर फेरोसोनाइट की अर्धपारगम झिल्ली भरे थे। हो गया। अब देखिएगा, अब जिसका आपको पराशर दाब नापना है तो उस पात्र में लिए रहेंगे। अब इसमें क्या करिएगा, एक नली के माध्यम से शुद्ध विलायक डालेंगे। शुद्ध विलायक जैसे ही डालेंगे छिद्रित जालिका में, तो ये कहाँ चले जाएंगे, ये विलयन की तरफ गति करने लगेगा। जब गति करने लगेगा तो समझ जाइएगा आपके पराशरण की क्रिया शुरू हो गई है। जब ये क्रिया शुरू हो गई तो दममापी से क्या, इसे रोकेंगे, दममापी की सहायता से इसे क्या करेंगे, रोक देंगे, तो पराशरण की क्रिया रुक जाएगी। अब रुकने के बाद इस वाले विलयन को इस वाले नली में लेके आएंगे और इस नली में इसको पराशरण दाब नाप लिया जाता है। वैज्ञानिक क्या रखे होते हैं, मीटर, थर्मामीटर रखे होते हैं। समझ में, पूरा थ्योरी लिख लेंगे, देखिएगा बस।